Welcome students, this is microwave engineering class and we are going to discuss magnetron tube. So, magnetron tube, we have already discussed the two cavity klystron and reflex klystron. Magnetron tube is that tube which was able to generate a very huge amount of power. इसकी मेन एडवांटेज थी इट वॉज एबल टू जनरेट 100 किलोवाट पावर एंड एबल टू वर्क एट अ फ्रीक्वेंसी अबाउट 3 गीगाहर्ट्ज. It was able to generate very huge amount of power and working on 3 gigahertz frequency. So by how this was possible? It was possible because this tube actually using two different fields for its working: magnetic field and electric field. अगर आपको फ्लेमिंग्स का रूल याद हो, VBE करके एक फोर्स लगा करता था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड and charge of the electron, VBE and charge of the electron. इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ट्यूब वर्क करेगा. इस ट्यूब की वर्किंग समझने के लिए कैथोड एज्यूम करें इन टर्म्स ऑफ कैविटी. इट इज़ द कैथोड कैविटी. इस कैथोड कैविटी के चारों तरफ आपकी नंबर ऑफ एनोड कैविटीज कवर्ड रहेंगी. नंबर ऑफ एनोड कैविटीज समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर. जब भी एनोड कैविटीज बनाएं उनको इस तरह से बनाएं कि वो इक्वल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करें, प्लस शेप पर एंड क्रॉस शेप. हियर आई एम यूजिंग द ट्यूब ऑफ 8 cavity magnetron. As you can clearly see over here that the number of anode cavities are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब एनोड और कैथोड कैविटीज, एनोड कैविटी, कैथोड कैविटी, इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज इंटरेक्शन स्पेस. आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से स्टार्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंचने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा समय इस इंटरेक्शन स्पेस में बिताएं. और इंटरेक्शन स्पेस में ज़्यादा समय बिताने के साथ साथ ही यहाँ पर बंच का फॉर्मेशन करें. तो इस पूरी प्रोसेसिंग के लिए हमने क्या काम किया, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं. हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्यूब को दी. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी? कैथोड पर हमने माइनस सप्लाई लगाई और एनोड कैविटीज़ पर हमने प्लस सप्लाई लगाई. ये पूरा आपका एक ही सेक्शन है. एनोड कैविटीज़ पर सब पर क्या आ गया है? प्लस सप्लाई आ गई है. तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक कैथोड से इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे? एनोड कैविटीज़ पर पहुँचेंगे. यहाँ से स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन्स निकला है और एनोड कैविटीज पर पहुंचा है. राइट. अब जैसे ही आप इस पर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में चेंज होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स लिटिल बिट बैंड होना स्टार्ट करेंगे. यानी कि पाथ स्ट्रेट ना रह के हल्का सा इस तरह से कर्विश होता जाएगा. तो जो पाथ आपको स्ट्रेट दिख रहा है इस पाथ को आप थोड़ा सा बैंड कर दीजिए. ये पाथ स्ट्रेट ना रह के थोड़ा सा बैंड हो चुका है. और ये पाथ आपको इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होगी. एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस ट्यूब पर इस तरह से वर्टिकली, पेपर की एक्सिस के वर्टिकल एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय दिस वे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो आपने माइनस से प्लस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट मूव कर रहा था, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन टर्न हो रहा है.
ठीक है। अब ये टर्निंग ड्यूरेशन आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि इट इज़ सिंपली मेकिंग जस्ट ग्रेज द इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। ग्रेजिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करे, कैविटी को टच करते हुए वापस कैथोड पे आके एंड हो जाए, यानी यहाँ से गया, कैविटी को टच किया और वापस, टचिंग द कैविटी एंड बैक। दीज आर नोन एज द फेवरेबल इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकले, एनोड कैविटी तक पहुँचे, उनको टच किया और वापस आ गए। अब इस ड्यूरेशन को अगर देखें तो एक टाइम था जब कैथोड से एनोड पर इलेक्ट्रॉन जाके एंड हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इसका इंट्रैक्शन स्पेस में टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। इस चीज़ को अब यहाँ पे क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे। कैथोड एंड नंबर ऑफ एनोड कैविटीज। अब यहाँ देखते हैं कि इस पूरे पाथ पे किस तरह से वर्किंग पर असर होगा इस पूरे पाथ का। आपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से बैंड करते हुए वापस किया। पहला इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रेट गया, ये वो इलेक्ट्रॉन था जिसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा सा बैंड हुआ विद द स्मॉल इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीटली बैंड होके वापस आया है, सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड। एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो इतनी मैग्नेटिक फील्ड आपने दे दी कि वो ऊपर जा ही नहीं पाया। इट वॉज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विद वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। इन चार पाथ में से अब आपको कौन सा पाथ चूज करना है? पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 1, 2 एंड 4 हमारे लिए यूजलेस रहेंगे। पाथ नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव ऑन, इतनी सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड हमें देनी है एक्सेल फॉर्म में कि उसको ग्रेज करते हुए यानी टच करते हुए वापस कैथोड पे आके एंड हो जाए। अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड का रोल ये चेक किया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे हम क्या करेंगे? रेडियो फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी पाथ तो चेक हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट पाथ था, मैग्नेटिक फील्ड में बैंड पाथ था। अब हमें बंच फॉर्मेशन करना है, और बंच फॉर्मेशन हमेशा तब होता है जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्लो स्पीड के साथ आगे जा रहे हों, जो कि पहले निकले हैं, और बाद के इलेक्ट्रॉन्स फास्ट स्पीड के साथ जा रहे हो, तो आपका इंटरेक्शन स्पेस में एक बंच का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा? अब आपको हर एक कैविटी पर क्या अप्लाई करना है? रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है, यानी मोड ऑफ ऑसिलेशन देने के लिए मिनिमम जो एंगल रहेगा दो कैविटीज़ के, दो एनोड कैविटीज़ के बीच में, आप कितना सेपरेशन ले सकते हैं? 45 डिग्री का सेपरेशन ले सकते हैं अगर आप 8 कैविटीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैंने 0 डिग्री पर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है तो यहाँ पर 45, देन 90, देन 135, 180, मूव ऑन अप टू 360 डिग्री। वापस जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो 0 डिग्री और 360 डिग्री यानी कि सेम फेज में आप वापस उसी कैविटी पर ले डाउन करेंगे। ये मोड कहलाता है π/4 मोड ऑफ ऑसिलेशन। अभी हम किस मोड में काम करेंगे? वी विल वर्क ऑन दी पाई मोड ऑफ ऑसिलेशन। पाई मोड ऑफ ऑसिलेशन में काम करने के लिए आपको हर दो कैविटीज़ के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देना होगा, यानी कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, देन 0, देन 180, 0, 180, 0, 180 एंड अगेन 0। ये ध्यान रखिएगा कि वापस हम उसी फेज़ में पहुँचे जिस फेज़ से हमने चलना शुरू किया था, यानी कि 0 डिग्री के फेज़ से। ठीक है,
अब इस ट्यूब की डिटेल वर्किंग समझने के लिए इसकी हाफ ट्यूब में डिज़ाइन कर रही हूँ यहाँ, कैथोड एंड सम एनोड। नीचे का हाफ पोर्शन हमने नहीं लिया है। वी हैव हियर सम एनोड कैविटीज। राइट, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बैंड होने शुरू होंगे ड्यू टू सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड। अब कैविटीज़ पे ध्यान दें। कैविटीज़ की पोजीशन हमने कैसे ली है कि एक कैविटी पे प्लस है तो एट दैट मोमेंट दूसरी कैविटी पर माइनस है, फिर से प्लस है, फिर से माइनस है, यानी प्लस माइनस सो ऑन। राइट, अब ड्यू टू दिस प्लस माइनस स्ट्रक्चर कैविटीज़ के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी जो माइनस से प्लस की तरफ मूव ऑन करती है। माइनस से प्लस, यहाँ पर माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो माइनस से प्लस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव ऑन करेगी। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है माइनस से प्लस, ऐसे यहाँ रिवर्स, देन अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगेन रिवर्स डायरेक्शन। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स के पाथ पर क्या डिफरेंसेस आएंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स कुछ एमिट किए थे। इन इलेक्ट्रॉन्स में से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव कैविटी के सामने आए हैं उनको एक फोर्स ऑफ रिटार्डेशन मिलता है और उस फोर्स की वजह से इनका पाथ क्या हुआ, इनका पाथ थोड़ा सा इंटरेक्शन स्पेस में बढ़ गया, पॉजिटिव कैविटी की तरफ शिफ्ट हुए, उसके बाद फिर नीचे आने लगे थे। लेकिन ये जो प्लस माइनस है ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, यानी कि जिस स्पीड से आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई की हुई है उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्पीड से पहले साइकिल में प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, अगले साइकिल में ये वाला प्लस शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट मूवमेंट में जब यहाँ से प्लस मिला, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डाउन गया पाथ में, इतनी देर में ये प्लस शिफ्ट होके यहाँ आ गया, अब उसको फिर से एक पॉजिटिव फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन मिलता है, अगेन डाउन, अगेन पॉजिटिव फोर्स, अगेन डाउन, इस तरह से धीरे धीरे। और जब भी वो पॉजिटिव कैविटी के सामने आता है एट दैट मोमेंट यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। राइट, तो यहाँ से चलना शुरू हुआ, रिटार्डेशन, देन अगेन बैक, अगेन रिटार्डेशन, उस टाइम यहाँ पर प्लस था, अगेन बैक, अगेन रिटार्डेशन, प्लस, एंड इतनी एनर्जी लॉस हो चुकी होती है कि वो फाइनली किसी एक एनोड कैविटी में आके ख़त्म हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेसिंग में ये सिर्फ हमने एक इलेक्ट्रॉन का पाथ शो किया है। इस तरह से आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं, दे ऑल आर फॉर्मिंग अ शेप ऑफ बंच, और वो बंच आपका किसी कैथोड से टर्न लेते हुए किसी ना किसी एनोड कैविटी पे आके एंड हो रहा है, यानी सम सॉर्ट ऑफ दिस वे कि एक बंच चल रहा है जो किसी कैविटी पर आके एंड हो रहा है। इस तरह से आपके ये बंचेस मूव ऑन हो रहे हैं। राइट, तो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एनोड कैविटीज़ हैं जिनसे हम किसी भी कैविटी से अपनी आउटपुट पॉइंट डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड ड्यू टू दैट पोर्शन ऑल्सो वी आर फॉर्मिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, लार्ज पावर वी कैन टेक एज द आउटपुट साइड। किसी भी कैविटी से आपको आउटपुट मिल जाएगा, और जो नंबर ऑफ बंचेस होंगे, जितने ज़्यादा बंच फॉर्मेशंस होगा उतना आपका रिटार्डेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। रिटार्डेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। इसमें मोड ऑफ ऑसिलेशंस हमने पाई मोड यूज़ किया है।
और पूरी वर्किंग में हम विदाउट आरएफ और विद आरएफ की फॉर्म में इसको समझ सकते हैं। विदाउट आरएफ के केस में डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू माइनस से प्लस पे स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे थे। विद आरएफ के केस में आपका पाथ बैंड होगा और बैंड पाथ की वजह से इंटरेक्शन स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेस में टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा बंच फॉर्मेशन होगा। जितना ज़्यादा बंच फॉर्मेशन होगा उतनी ही ज़्यादा पावर आप आउटपुट पॉइंट से ड्रॉ कर पाएंगे। So this was the main working of the magnetron tube, and in our next lecture we will continue with the traveling wave tube. Okay, good luck.